नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बेसिक शिक्षा परिषद के स्टूडेंट्स को सीएम योगी की सौगात, प्रति छात्र छात्रा को मिलेंगे 1200 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया योजना का शुभारंभ। सूखे की स्थिति को लेकर सीएम योगी ने बुलाई समीक्षा बैठक। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों का भी करेंगे मंथन। तो वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटाए गए। एसबी शिरोडकर को मिली लखनऊ कमिश्नरेट की जिम्मेदारी। कासगंज में 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। वाराणसी में सावन के तीसरे सोमवार कांवड़ियों की धूम। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना जारी। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजी पूरी काशी। अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों की निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीबीटी के जरिए 1200 रुपए की राशि प्रत्येक अभिभावक को खाते में भेजने की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं के खातों में ये राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। बता दें कि केंद्र के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आधारशिला क्रियान्वयन के तहत प्रदेश के 900 से ज्यादा विद्यालय चुने गए थे, जिनमें से 26 विद्यालय विशेष रूप से चयनित हैं। इन्हीं में से टॉप 9 विद्यालयों को मुख्यमंत्री ने डीबीटी के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म की राशि भेजने के बाद सम्मानित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वाकांक्षी विजन को साकार करने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपने फिल्म के माध्यम से देखा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण की आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव और यूपी में सूखे की स्थिति को लेकर लखनऊ में अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सूखे की स्थिति की समीक्षा करेंगे। सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी प्रेजेंटेशन देखेंगे। अंचिता शेउली ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंचिता शेउली को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति को चरितार्थ करती आपकी विजय
नवांकुर खिलाड़ियों को साहस देगी। आपकी जीत धैर्य निष्ठा और लगनशीलता का भरपूर संचार करेगी। आपको उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है। कानपुर में लंबे समय से विवादों में चल रहे विजय कुमार मीणा को हटाकर बीपी जोगदंड को नया कमिश्नर बनाया है। लखनऊ में लुलु मॉल के विवाद के बाद डीके ठाकुर को हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। हटाए गए दोनों पुलिस कमिश्नर को अभी तक कोई नई तैनाती नहीं दी गई है। एसबी शिरोडकर को लखनऊ का नया कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक शाखा में तैनात विजय कुमार मौर्य को डीजी होमगार्ड लखनऊ के साथ साथ लॉजिस्टिक शाखा भी तैनाती पर रखा गया है। इसके अलावा गोपाल लाल मीणा को सीबीसीआईडी लखनऊ शाखा से हटाकर पुलिस महानिदेशक कोऑपरेटिव लखनऊ की शाखा में तैनात किया गया है। पीलीभीत में कांवड़ियों की रेलम पेल मची हुई है और इसी को लेकर उनकी सेवा सत्कार में लोग जुटे हुए हैं। लेकिन यह बात जब प्रदेश सरकार के गन्ना विकास व चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को मालूम हुई तो वह खुद ही कांवड़ियों की सेवा करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने इन कांवड़ियों को अपने हाथ से भोजन कराया और उनके झूठे दोने पत्तल भी उठाए। मंत्री संजय सिंह गंगवार का कहना था कि यह उनके संस्कार है और सेवा भाव ही सबसे बेहतर सेवा है। खबर अब वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अभयनाथ यादव की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। आपको बता दें कि रविवार की शाम को अचानक हार्ट अटैक की शिकायत पर परिजनों ने उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल में ले गए थे, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अभयनाथ यादव मुस्लिम पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस महीने में उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी का बाबा विश्वनाथ मंदिर शिवमय हो गया है। मंगला आरती के बाद से लगातार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं पूरा मंदिर क्षेत्र हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि आज भी 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इधर विश्वनाथ धाम में गंगा की ओर से प्रवेश करने के लिए बनाए गए द्वार को बाढ़ के पानी के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं गंगा का स्तर बढ़ता देख जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। साथ ही पुलिस प्रशासन घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ गर्भगृह तक पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। अभी 13 ही मिनट हुआ है। कासगंज जनपद से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। इस दौरान घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश राजा एक पेशेवर अपराधी है, जो कि कासगंज से एक वृद्ध की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी ने 3 दिन पहले मोहल्ले में ही एक 65 वर्षीय बुजुर्ग सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजा फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। विदित है कि 4 दिन पहले कासगंज बिलराम गेट के यहाँ एक 65 साल के वृद्ध सुबोध कुमार शर्मा की हत्या की गई और उसमें जो 20 साल का अभियुक्त जो है राजा, वो उनके ऊपर हमारे करीब सटीक एक खास मुखबिर सूचना मिली है कि वो ये हजारी नहर जो डोलना के तरफ से करतारपुर के तरफ जा रहे थे। तो वो सूचना मिलते ही हमारी टीम सतर्क हो गई, दोनों टाना टीम और एसओजी टीम,
और जब चेकिंग के दौरान जब आमने सामने हो गया तो वो फायरिंग करने लगा। जब हमने रिटालिएशन में फायर की तो उनका जो वो घायल हुए मुठभेड़ के दौरान। यूपी के हमीरपुर में करीब 1.5 करोड़ रुपए की गबन का मामला सामने आया है। दरअसल राठ कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश की जिम्मेदारी संभाल रहा कैशियर 1 करोड़ 59 लाख रुपए का गबन कर रफू चक्कर हो गया। इस घटना की सूचना जब बैंक कर्मियों को मिली तो उनके हाथ पैर फूल गए। आरोपी हेड कैशियर का नाम सुरेंद्र राजपूत बताया जा रहा है। वहीं शाखा प्रबंधक मनोज गिरी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी कैशियर सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि कैशियर दिनेश राजपूत और संयुक्त प्रबंधक हंसराज त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कैशियर की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। सीतापुर की सिंधौली तहसील में संचालित अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक सूबेदार रफीक ने साल 2011 में व्यक्तिगत मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसमें अवैध रूप से मस्जिद संचालित की जा रही थी। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मस्जिद में मौजूद लोगों को थाने ले गई। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश अपराधक निरोधक समिति की ओर से संरक्षित एवं जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यरत एवं जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में समीक्षा बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जनपदों की कानून व्यवस्था में प्रशासन के साथ सहभागिता पर चर्चा की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने कहा कि हम जेल में बंद अपराधियों के बीच जाते हैं और जिन अपराधियों के अंदर रचनात्मकता विकसित हो रही है उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि समाज में वह जाकर अपने अच्छे गुण से लाभान्वित कर सके। निरोधक कमेटी द्वारा आयोजित थी, इसमें हमारे जिला अपराध निरोधक कमेटी के चेयरमैन श्री कमलेश श्रीवास्तव जी कानपुर से आए हैं। इस कमेटी में कुछ लोगों ने व्यवधान डालने के लिए वो मुकदमा कोर्ट में केस किया था। वो हाई कोर्ट से 22 जुलाई को एक आदेश हो गया है कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था वह मुकदमा उनको निरस्त कर दिया गया है और जो पुरानी कमेटी थी उसको बहाल कर दिया गया है। अपराध कमेटी बायलॉज के अनुसार शासन प्रशासन जुड़ी संस्था है। जेल मैनुअल के अंतर्गत हम लोग के पास जेल में कारागारों में काम करने के लिए बंदियों के साथ और छूटे बंदियों को जिनको मुख्यबंदी बोलते हैं उनके लिए समाज में उनको एक सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम करती है। प्रशासन के संग अपराधहीन समाज की संरचना के लिए प्रशासन। उत्तर प्रदेश के महोबा में मुख्य विकास अधिकारी और प्रधान सहायक DRDA को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। मुख्यालय के विकास भवन में रखे गए इस विदाई समारोह में DM मनोज कैमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सीधा लाभार्थियों तक पहुंचाने में हरिचरण सिंह का विशेष योगदान रहा है। DM ने विदाई समारोह में दोनों अधिकारियों की काफी देर तक तहे दिल से सराहना की। उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टा उद्योग में GST की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की बढ़ती कीमतों का विरोध जारी है। इसी को लेकर ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन और ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर भट्टा मालिकों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में साल 2022 से 23 तक भट्टे बंद रखने का फैसला हुआ। बता दें कि ईंट भट्टे पर GST दर बढ़ाए जाने और कोयले की कीमतों में 200 से 300% बढ़ोतरी किए जाने के बाद यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के काफी ईंट भट्टा मालिक 1 साल के लिए अपना कारोबार बंद कर देंगे।
बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल की बुआई कर दी। इस मामले की सूचना पाकर उप जिला अधिकारी मनोज कुमार और धामपुर सीओ मौके पर पहुंचे, जहां जमीन पर से फसल को कटवा कर कब्जा मुक्त करवाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हर दिन बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। इसी के चलते हरेवला गांव में भू माफियाओं से सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। विभाग की भूमि पे यह अवगत कराया गया कि कृषकों द्वारा गन्ना बोया गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा विधिवत इन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस की अवधि पूर्ण होने के बाद में उनके द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्राचार किया गया। उसी के क्रम में मैं सीओ सिंचाई विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी और हमारे नायतुल्लार, हमारे पुलिस के जवान, ये लोग आए हुए हैं। आने के बाद में किसानों से वार्ता हुई जो इसमें खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपनी समस्याएं बताईं। उसके बाद इन्हें बताया गया और ये मान गए। एक निर्णय लिया इन्होंने कि सर हम खुद काट रहे हैं, आप खुद देखिएगा। अच्छा, इसमें कितने लोगों को हमारे किसानों ने खुद आगे पहल करके और फसल को हटाना शुरू कर दिया इसको, और 3-4 दिनों का इन्होंने समय भी मांगा है क्योंकि एरिया अधिक है। फतेहपुर में एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने स्टील कारोबारी की अपहरण के बाद हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 21 जुलाई को स्टील कारोबारी को काम दिलाने के बहाने चित्रकूट जनपद से ले जाकर बंधक बना लिया गया था और 20 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की गई थी, जिसके बाद हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र के गांव पौली निवासी इरफान उर्फ हाफिज को 21 जुलाई को दोपहर में 2 बजे धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति काम दिलाने के सिलसिले में बाकागर के स्विफ्ट डिजायर कार से चित्रकूट ले गया और वहां पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी गले में रस्सी डालकर कसकर उसकी हत्या कर दिया और उसका मोबाइल एक नहर में फेंक दिया। शव को मरका थाना क्षेत्र बांदा में स्थित यमुना नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। उसकी जो है शव की तलाश कराई गई। SDRF, स्टीमर और महाजाल गोताखोर लगाकर एक शव रिकवर नहीं हो पाया। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।